तो आज का अपना टॉपिक है जेपीए वर्सेस स्प्रिंग डेटा जेपीए। अब आप मेरे को ये टॉपिक सुनते ही कहोगे कि भाई जेपीए और स्प्रिंग डेटा जेपीए में क्या डिफरेंस है, ये दोनों सेम चीजें नहीं होती। अगर मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो सेम तो है नहीं, ठीक है। तो जो लोग मेरे को ये बोलते हैं कि भाई 19-20 का ही तो फर्क है या 19-20 का ही तो अंतर है, उनके लिए मेरा सिंपल सा ये आंसर है। 19-20 का फर्क है, ये 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, ये 19-20 का फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। अब देखो जेपीए वर्सेस स्प्रिंग डेटा जेपीए एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली स्टूडेंट समझते हैं कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि उनको लगता है कि जेपीए और स्प्रिंग डेटा जेपीए सेम ही तो है। और इंटरव्यूअर कभी कभी पूछ लेता है कि भाई जेपीए और स्प्रिंग डेटा जेपीए में क्या डिफरेंस है, और वहां वो बोलते हैं कि भाई सेम ही तो है, लेकिन एक्चुअल में सेम नहीं है। इस वीडियो के एंड तक, इस टॉपिक के एंड तक मैं आपको बता दूंगा कि सेम क्यों नहीं है, और आप उन सब डेवलपर्स से, आप उन सब स्टूडेंट से अलग हो जाओगे जो कि उस लीग में शामिल है जो बोलते हैं जेपीए और स्प्रिंग डेटा जेपीए सिमिलर है, 19-20 का ही अंतर है। 19-20 का नहीं भाई, बहुत ज्यादा अंतर है, ठीक है। अब मैं समझाता हूं कैसे। देखो अभी के लिए एक चीज समझो, सिंपल सी एक चीज सोचो कि मान के चलो आप हो एक बैकएंड डेवलपर। आप क्या हो? एक बैकएंड डेवलपर, ठीक है जी। आप हो एक बैकएंड डेवलपर, ठीक है। और मैंने आपसे बोला कि भाई एक काम करो, डेटाबेस से डेटा फेच करो। क्या यूज करते हुए? जावा का यूज करते हुए। क्या यूज करते हुए? जावा का यूज करते हुए। जावा का यूज करते हुए हमें डेटाबेस से डेटा फेच करना है। तो अब तुम क्या करोगे? तो या तो तुम क्या करोगे, तुम लिखोगे डायरेक्ट सीक्वल। किसका यूज करके? जेडीबीसी का यूज करके। अब आप फिर क्वेरीज लिखना शुरू कर दोगे, सिलेक्ट स्ट्रीक फ्रॉम दिस टेबल वेयर दिस आईडी इज इक्वल्स टू दिस, या कुछ कुछ ऐसा, ठीक है। कुछ भी सीक्वल सिंटैक्स, अब इस पे फोकस नहीं करते। तो हर बार आपको ये जो मैं लिस्ट दे रहा हूं ना, ये काम तो करना ही करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। आपको ये काम जरूर करना पड़ेगा इस ऑपरेशन के लिए। सबसे पहले कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा डेटाबेस के साथ, कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा काम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तीसरा क्वेरी लिखनी पड़ेगी, बिना क्वेरी के तो डेटाबेस से डेटा ही नहीं ला सकते आप, ठीक है। रिजल्ट सेट हैंडल करना पड़ेगा। जिन लोगों ने मेरी जेडीबीसी की सीरीज देखी है उसको ये सब पता होगा मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। रिजल्ट सेट हैंडल करना पड़ेगा। डेटा को जावा ऑब्जेक्ट के साथ मैप करना पड़ेगा। डेटा को फिर जब डेटा आ गया उसको जावा ऑब्जेक्ट में मैप करना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक्सेप्शंस भी हैंडल करने पड़ेंगे जी, इनको कैसे भूल गए, एक्सेप्शन हैंडल करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर इस सब के बाद एक जिम्मेदार डेवलपर होते हुए, एक अच्छे जिम्मेदार डेवलपर की खूबी दिखाते हुए आपको कनेक्शन क्लोज भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक जिम्मेदार डेवलपर वही है जो उस चीज को बंद करता है जो उसने कभी खोली थी, ठीक है। और ये प्रोसेस आपको एक बार नहीं, ये प्रोसेस आपको हर जगह रिपीट करना पड़ेगा। मतलब एक ही काम के लिए बार बार सेम कोड लिखना पड़ेगा और बॉयलर प्लेट का पहाड़ बना दोगे, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया। उस कॉन्सेप्ट का नाम था ओआरएम। उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या था? ओआरएम, मतलब ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, ठीक है। बेसिक चीजें इनके बारे में हम पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, जेपीए इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस होती, लेकिन अभी के लिए समझो। ओआरएम का मतलब होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ये क्या करता है? ये आपके जावा ऑब्जेक्ट्स को, जो सिंपल आपके पोजो यानी कि जो आपके प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आपके पोजोस को मैप करता है आपकी डेटाबेस की टेबल्स के साथ। और इस सब खिचड़ी के बीच में, ये सब जो पिक्चर चल रही है, सब पिक्चर के बीच में एंट्री मारता है एक बंदा जिसका नाम है जेपीए। जेपीए मतलब जावा परसिस्टेंस एपीआई। तो जावा परसिस्टेंस एपीआई बेसिकली क्या करता है? ये बेसिकली एक टूल या फ्रेमवर्क नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट है या स्पेसिफिकेशन है। क्या है ये? कॉन्ट्रैक्ट है या स्पेसिफिकेशन है। अगर इसके बारे में डीप पढ़ना है तो मेरी पिछले वाली वीडियो रेफर कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए मेरा काम आपको जेपीए डीप में समझाना नहीं है। मेरा काम आपको समझाना है कि जेपीए और स्प्रिंग डेटा जेपीए के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट या स्पेसिफिकेशन है जो कि ये डिफाइन करता है कि जावा ऑब्जेक्ट्स को डेटाबेस टेबल के साथ कैसे मैप करना है और उन्हें ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कराने हैं, ठीक है, या उन्हें ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करने हैं, ठीक है। क्या डिफाइन करता है कि भाई जावा ऑब्जेक्ट्स जो है आपके, जावा ओबीजे जो है, इनको आपको डीबी टेबल्स के साथ कैसे मैप करना है और फिर उस पर ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कराने हैं, ठीक है जी। ये सब आपका बताता है जेपीए, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि जेपीए खुद कुछ एग्जीक्यूट नहीं करता, ये सिर्फ रूल डिफाइन करता है और बताता है कि भाई काम ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि भाई एक्चुअल काम फिर करता कौन है? जेपीए जब काम नहीं करता, जेपीए जो है वो क्या कहते हैं, एक्चुअल में एग्जीक्यूशन नहीं करता, सिर्फ रूल बताता है, तो उन रूल्स को फॉलो कौन करता है? वो काम करता कौन है? वो काम करता है आपका कोई भी फ्रेमवर्क, कोई भी ओआरएम टूल, जिसका नाम है, जैसे कि जो हम सीरीज में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हाइबरनेट। इसके दो कॉम्पिटिटर्स भी मैंने आपको बताए थे, एक्लिप्स लिंक और टॉप लिंक, ठीक है। टॉप लिंक ओरेकल द्वारा प्रोवाइड करा जाता है, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास ओआरएम टूल्स होते हैं, ये सब ओआरएम टूल्स हैं, ठीक है। अब इन ओआरएम टूल्स का काम क्या है? ये ओआरएम टूल्स के पास अपनी भी शक्ति है, ये ओआरएम टूल्स के पास अपने भी तरीके हैं काम करने के, लेकिन हमको इन्हें अपने तरीके से काम नहीं करने देना है, क्योंकि क्या है कि हाइबरनेट अपने तरीके से काम करता है, एक्लिप्स लिंक अपने तरीके से काम करता है, टॉप लिंक अपने तरीके से काम करता है। अब मान के चलो मिड प्रोजेक्ट मैं हाइबरनेट से एक्लिप्स लिंक पे स्विच करना चाहता हूं, तो मेरे को क्या पूरा कोड रीराइट नहीं करना पड़ेगा? तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं इनको अपने तरीके से काम नहीं करने दूंगा, मैं इनके ऊपर छोड़ दूंगा एक बंदा जिसका नाम है जेपीए। और वो जेपीए इनको क्या बताएगा कि भाई मेरी बात सुन, ठीक है तू काम करेगा। मान के चलो जेपीए क्या है? जेपीए ठेकेदार है। जेपीए क्या है? ठेकेदार है। और ये जो हाइबरनेट और ये जो आपका क्या बोलते हैं एक्लिप्स लिंक, टॉप लिंक, ये है आपके मजदूर।
ठीक है। अब जेपीए बता रहा है कि भाई सुन, जो सीमेंट का कट्टा वहां से उठा रहा है ना, ये अपनी पीठ पे रख, थोड़ा सा इतने डिग्री एंगल पे झुक और यहां पे जाके ड्रॉप कर दे। या फिर ये जो तू मसाला बना रहा है ना 3 1 का 4 1 का, इसको ना इस तरीके से बना कि इसमें इतना पानी डाल, इसमें इतना ये डाल, अपनी मर्जी से मत बना तो मजदूर अपनी मर्जी से भी देगा, लेकिन स्टैंडर्डाइज किसने करा? स्टैंडर्डाइज करा ठेकेदार ने। स्टैंडर्डाइज किसने करा? जेपीए ने। ये काम हाइबरनेट, एक्लिप्स लिंक और टॉपलिंक अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर मैंने एक बंदा छोड़ दिया जिसका नाम था जेपीए, जो उनको बता रहा है कि भाई ये काम ऐसे करना है। ठीक है, अब समझ आया? यहां पे काम आता है हाइबरनेट। हाइबरनेट वो एक्चुअल मजदूर है, हाइबरनेट वो एक्चुअल बंदा है जो कि उस काम को एग्जीक्यूट करता है। हाइबरनेट जैसे फ्रेमवर्क्स, टेक्निकल टर्म्स में बात करते हैं थोड़ा सा, हाइबरनेट जैसे फ्रेमवर्क्स जेपीए के रूल्स को फॉलो करके एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। सो टेक्निकली जब हम जेपीए यूज कर रहे होते हैं ना, तो अंडर दी हुड हम हाइबरनेट ही यूज कर रहे होते हैं। अब आप समझो कि जेपीए जो है वो काम करता कैसे है। जेपीए कैसे काम करता है, मान के चलो आपने एक सिंपल क्लास बनाई। ठीक है, एक सिंपल क्लास बना लेते हैं, @entity। ठीक है, ये @entity क्या है अगला एनोटेशन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ते, अभी सिर्फ फोकस करना कि क्लास बना रहा हूं। ठीक है, क्लास का नाम मैंने दिया पब्लिक क्लास यूजर। ये कौन सी क्लास है? मेरी यूजर क्लास है। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक और एनोटेशन लगाई @id, और मैंने यहां पे दो इसके एट्रीब्यूट्स बना लिए, प्राइवेट लॉन्ग आईडी, या दो मेंबर्स बना दिए। ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, इस यूजर की एक आईडी रहेगी और इस यूजर का कोई नाम रहेगा। ठीक है, ये मेरी क्लास बन गई। तो यहां पे हुआ क्या? यहां पे हमने एक नॉर्मल, एक सिंपल जावा पोजो बनाया। ठीक है, हमने क्या बनाया? सिंपल नॉर्मल जावा क्लास, जिसको हम लोग पोजो भी बोलते हैं। ठीक है, हमने इसको डेटाबेस टेबल के साथ क्या कर दिया? मैप कर दिया, बनाया और इसको डेटाबेस टेबल के साथ मैप कर दिया। वो डेटाबेस टेबल कौन सी है? वो डेटाबेस टेबल है यूजर। डेटाबेस में एक टेबल है जिसका नाम यूजर है, और उसके पास भी सेम कॉलम्स है या सेम फील्ड्स है। ठीक है, हमने इस पोजो को, इस जावा ऑब्जेक्ट को इस डेटाबेस टेबल के साथ क्या कर दिया? मैप कर दिया। जेपीए को बोला कि इस क्लास को एक एंटिटी की तरह ट्रीट करो। ठीक है, अब समझो, अब जब हम डेटा फेच करते हैं यूजिंग एंटिटी मैनेजर, यहां पे देखो, जब डेटा फेच करना होगा हमें इस टेबल से, तो हम किसका यूज करेंगे? जब हम जेपीए के साथ काम कर रहे हैं, ध्यान रखना, अभी हमने स्प्रिंग डेटा जेपीए की बात नहीं करी। अभी जब हम जेपीए के साथ काम कर रहे हैं, तो हम यूज करेंगे डेटा को फेच करने के लिए एंटिटी मैनेजर का। किसका यूज करेंगे? एंटिटी मैनेजर का। ठीक है, एंटिटी मैनेजर का यूज करेंगे, और इसकी हेल्प से हम लोग डेटा को फेच करेंगे। अब मैं आपको समझाता हूं कि इंटरनल फ्लो क्या रहेगा जब हम एंटिटी मैनेजर का यूज करते हुए डेटा फेच करेंगे। तो इंटरनल फ्लो क्या रहेगा? हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम एक मेथड कॉल करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जेपीए रिक्वेस्ट को हाइबरनेट को फॉरवर्ड करेगा। जेपीए क्या करेगा? भाई कोई भी मेथड है जिसकी हेल्प से हम डेटा कॉल करेंगे, तो मेथड लिखेंगे वो। ठीक है, फिर उसको कॉल करेंगे। लिखने के बाद, कॉल करने के बाद क्या होगा कि जेपीए जो है उस रिक्वेस्ट को किसको फॉरवर्ड करेगा? हाइबरनेट को। हाइबरनेट को फॉरवर्ड करेगा, फिर हाइबरनेट क्या करेगा? पीछे कहीं कोने में जाके सीक्वल क्वेरी जनरेट करेगा। सीक्वल क्वेरी जनरेट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद डेटाबेस से डेटा फेच होगा। डेटा फेच होगा डेटाबेस से। देन फिर उसके बाद हाइबरनेट उस डेटा को जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा। भाई डेटाबेस से डेटा ले आया, अब हमने तो जावा से क्वेरी करी थी ना, तो हाइबरनेट उसको वापस जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा। एंड देन फिर उसके बाद आपको एक रेडीमेड ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? आपको मिल जाएगा एक रेडी मेड ऑब्जेक्ट। समझ आया? तो ये पूरा प्रोसेस बैकग्राउंड में होता है और हमें मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन कंट्रोल अभी भी हमारे पास है। ये सब के बीच में, ये सब जो भी हम लोग कर रहे हैं, इसके बीच में ये सारा प्रोसेस भले पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है, कहीं कोने में चल रहा है, लेकिन कंट्रोल अभी भी आपके हाथ में। ठीक है, लेकिन अब आप कहोगे कि यार सब कुछ तो बढ़िया है, क्या क्या दिक्कत है? डेटा फैच हो रहा है, जावा ऑब्जेक्ट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जा रहा है, आराम से सीक्वल बैकग्राउंड में जनरेट हो जा रहा है, दिक्कत क्या है? जेपीए बढ़िया तो है, प्रॉब्लम विद जेपीए। समझते हैं दिक्कत क्या है जेपीए के साथ? अब यहां से थोड़ा सा ना एज अ डेवलपर सोचो, आपके लिए कितना ज्यादा पेन शुरू हो जाता है जब आप जेपीए यूज करते हो। जेपीए पावरफुल है, लेकिन थोड़ा सा वर्बोस है। अब देखो, अब हर जगह हमें कुछ ऐसा कोड लिखना पड़ेगा। कैसा? मैं आपको बताता हूं। आप क्या यूज कर रहे थे डेटा को फेच करने के लिए? एंटिटी मैनेजर। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? एंटिटी मैनेजर ईएम, इसका ऑब्जेक्ट बनाया। देन फिर उसके बाद एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री डॉट क्रिएट एंटिटी मैनेजर। इसकी हेल्प से आपने एंटिटी मैनेजर को क्रिएट करा। देन फिर उसके बाद आपने इस ईएम की हेल्प से, इस ईएम की हेल्प से आपने सबसे पहले ट्रांजैक्शन शुरू करी, गेट ट्रांजैक्शन डॉट बिगिन। फिर उसके बाद इस ट्रांजैक्शन के बीच में जितने भी ऑपरेशंस हो सकते थे, डेटा फैच करना और भी कुछ करना है उस डेटा के साथ, वो सारे ऑपरेशंस आपने परफॉर्म करे। देन फिर इस ट्रांजैक्शन को कमिट भी करना है। अभी ये ट्रांजैक्शन कमिट नहीं हुई है, ईएम डॉट गेट ट्रांजैक्शन डॉट कमिट। ठीक है, देन फिर उसके बाद आपको ये एंटिटी मैनेजर को क्लोज करना है।
अब देखो, जब भी एंटिटी मैनेजर के साथ जेपीए का यूज करते हुए आपको काम करना है तो आपको ये सब काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन बिगिन करनी पड़ेगी, ठीक है, ट्रांजैक्शन मैनुअली हैंडल करनी पड़ेगी, क्वेरीज मैनुअली लिखनी पड़ेगी, सेम बॉयलर प्लेट बार बार यूज करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। तो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में ये कोड मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और ऑनेस्टली यहीं पे जितने भी डेवलपर्स है ना वो थोड़े से फ्रस्ट्रेट होने लगता है कि भाई ये काम बार बार करना पड़ रहा है, अब मेरे को इसके ऑन टॉप ऑफ दिस मेरे को कुछ ऐसा चाहिए जो मेरे लिए ये काम बचा दे, ये टाइम बचा दे, ये मेहनत बचा दे मेरी। तो यहां पे एंट्री होती है हमारे हीरो की, जिसका नाम है स्प्रिंग डेटा जेपीए। ठीक है जी, आ गया हीरो स्प्रिंग डेटा जेपीए। अब क्या हुआ, स्प्रिंग ने एक सिंपल सवाल पूछा कि अगर 80% केसेस में डेवलपर सेम काम कर रहे हैं तो उसको ऑटोमेट क्यों नहीं कर देते भाई? अगर सेम काम बार बार हो रहा है तो उसको ऑटोमेट क्यों नहीं कर देते? और वहीं से स्प्रिंग डेटा जेपीए बना। ये क्या करता है बेसिकली, ये जावा के ऊपर एक आपको एब्स्ट्रैक्शन लेयर प्रोवाइड कर देता है। क्या करता है ये जेपीए के ऊपर, सॉरी जावा के ऊपर नहीं, जेपीए के ऊपर, ये आपको जेपीए के ऊपर ऑन टॉप ऑफ जेपीए आपको प्रोवाइड करता है एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर। ठीक है जी, और बॉयलर प्लेट कोड हटा देता है, जितने भी बॉयलर प्लेट यानी कि वो जो कोड जो कि आपको बार बार लिखना पड़ रहा है उस सबको हटा देता है, कॉमन ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली आपके लिए जनरेट करके दे देता है। ठीक है, जितने भी कॉमन ऑपरेशंस हैं किसी भी एंटिटी के ऊपर जो हो सकते हैं, जैसे डेटा को फेच करना, डेटा को अपडेट करना, किसी पर्टिकुलर आईडी वाले मेंबर को फेच करना, या पेजिनेशन सॉर्टिंग, ये सब काम, ये सारे के सारे काम आपको स्प्रिंग डेटा जेपीए आराम से प्रोवाइड कर देता है। और देखो बिल्कुल बहुत बहुत बेसिक, बहुत मिनिमल कोड में, ठीक है, हमें सिर्फ इतना लिखना होता है। देखो कितना लिखना होता है, देखो अभी हमने देखा था ये सब काम हमें करना पड़ा था किसके केस में, जेपीए के केस में। लेकिन जब हम स्प्रिंग डेटा जेपीए यूज करेंगे तो हम सिंपल सा बस एक चीज लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे पब्लिक, एक बनाएंगे इंटरफेस, ठीक है, हम बनाएंगे एक यूजर रेपोजिटरी, ठीक है, जो कि एक्सटेंड करेगी जेपीए रेपोजिटरी को। ये जेपीए रेपोजिटरी क्या है ये भी बताऊंगा आपको आगे आने वाले वीडियोस में, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखना ये एक्सटेंड किसको करेगी, जेपीए रेपोजिटरी को। ठीक है, और यहां पे आप लोग पास करोगे आपकी एंटिटी, ठीक है, एंड देन फिर उसके बाद आप सिंपल इसको ऐसे ही छोड़ दोगे। इसके अंदर आप अपने मेथड्स भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि यूजर फाइंड बाय नेम, ये आपका मेथड हो गया जिसके अंदर आपने स्ट्रिंग नेम पास कर दिया। अब आप कहोगे कि भाई ये मेथड ये काम कैसे करेगा, अगर मेरे को किसी यूजर को फाइंड बाय नेम करना है, नेम से फाइंड करना है, तो मेरे को लिखना भी तो पड़ेगा उसका लॉजिक। नहीं, यही तो खूबसूरती है स्प्रिंग डेटा जेपीए की। आप जितने भी इस टाइप के मेथड है एक एंटिटी के ऊपर कि भाई जैसे आपको फाइंड बाय नेम हो गया, मेरे को नाम से फाइंड करना है, फाइंड बाय आईडी हो गया, या फिर जितने भी ऐसे ऑपरेशंस है एक एंटिटी के ऊपर, वो सब मेरे को लिखना ही नहीं, उनका कोड, उनका इंप्लीमेंटेशन मेरे को प्रोवाइड ही नहीं करना, मेरे को तो सिर्फ उनको डिफाइन करके छोड़ देना है। इंप्लीमेंट रन टाइम पे स्प्रिंग डेटा जेपीए अपने आप कर लेगा। तो अंडर द हुड स्प्रिंग डेटा जेपीए ने क्या करा, स्प्रिंग रन टाइम पे हमारा इंटरफेस रीड करेगा। सबसे पहले ये जो इंटरफेस है यूजर रेपोजिटरी, देखो जब भी आप रेपोजिटरी बनाते हो, रेपोजिटरी का काम क्या होता है, रेपोजिटरी आपके डेटाबेस के ऊपर एक लेयर होती है जो कि आपके डेटाबेस पे होने वाले ऑपरेशंस को मैनेज करती है। मान के चलो आपकी एक कस्टमर टेबल है, उस कस्टमर का आईडी है, नाम है, उसका एड्रेस है, तो इस रेपोजिटरी की हेल्प से आप जो कस्टमर रेपोजिटरी बनाओगे उसकी हेल्प से आप उसके यू कैन से डेटाबेस की टेबल के ऊपर, आप उस कस्टमर टेबल के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे। जैसे आपको कस्टमर को आईडी के थ्रू गेट करना है, किसी भी कस्टमर की डिटेल्स को, आपको किसी कस्टमर को अपडेट करना है, किसी कस्टमर की किसी भी पर्टिकुलर डिटेल को डिलीट करना है, ये सब ऑपरेशंस, ये सब फंक्शंस आप रेपोजिटरी के अंदर लिखते हो। तो यहाँ पे भी आपने क्या करा, यहाँ पे आपने एक इंटरफेस बनाया, आपने क्लास नहीं बनाई। जनरली तो आप क्लास बनाते हो जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हो, जितने भी हमने पहले इससे पहले ट्यूटोरियल्स देखे उसमें हमने क्लास बनाई थी यूजर रेपोजिटरी, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ एक इंटरफेस बनाया है जो कि एक्सटेंड करता है जेपीए रेपोजिटरी को, और उसके अंदर सारे मेथड्स जो भी हो सकते थे जो हम उस क्लास के अंदर लिख सकते थे वो सारे के सारे ऑलरेडी स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए ने या स्प्रिंग डेटा जेपीए ने हमें प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, तो अंडर द हुड क्या हो रहा है, स्प्रिंग रन टाइम पे हमारा ये जो इंटरफेस है यूजर रेपोजिटरी इसको रीड कर रहा है, फिर एक प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। देखो यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, तो रन टाइम पे क्या कर रहा है, सबसे पहले तो इंटरफेस को रीड कर रहा है, इंटरफेस को रीड कर रहा है, देन फिर उसके बाद प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, देन फिर उसके बाद ये मेथड नेम को एनालाइज करता है। जैसे मेथड नेम क्या था हमारा, फाइंड बाय नेम, ठीक है, इस मेथड को एनालाइज करेगा और देखेगा कि भाई जो हमारा यूजर है या जो डेवलपर है उसको चाहिए क्या है। ठीक है, देन फिर उसके बाद इससे क्वेरी जनरेट करेगा, इस मेथड से, इस मेथड को एनालाइज करके क्या करेगा, क्वेरी जनरेट करेगा। क्वेरी ये भी जनरेट करेगा क्योंकि भाई डेटाबेस को भाषा क्वेरी की ही समझ में आती है, उसको अगर वो सीक्वल डेटाबेस है तो उसको सीक्वल ही समझ में आएगी, उसको जावा समझ में नहीं आएगी, तो सीक्वल क्वेरी तो जनरेट करनी ही पड़ेगी। अब डिपेंड क्या करता है कि वो क्वेरी आप जनरेट करते हो या आपके बिहाफ पे स्प्रिंग डेटा जेपीए जनरेट करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाइबरनेट को एग्जीक्यूट करने के लिए देगा फिर इसको, ठीक है, भाई उस क्वेरी को किसको देगा, असल में मजदूर कौन है, जेपीए तो हमारा उसके ऊपर ठेकेदार था ना, मजदूर तो हमारा हाइबरनेट ही है अभी भी। तो स्प्रिंग डेटा जेपीए क्या करेगा, स्प्रिंग डेटा जेपीए एक, देखो पहले क्या था, जेपीए ठेकेदार था, अब स्प्रिंग डेटा जेपीए जो है ये एक इंटेलिजेंट ठेकेदार है, बस ये समझो, है ये भी ठेकेदारी लेकिन ये इंटेलिजेंट ठेकेदार है।
ठीक है, कुछ काम ये भी कर ले रहा है अपने बिहाफ पे, और फिर उसके बाद जो मजदूर है यानी हाइबरनेट जो है उसको पकड़ा रहा है, तो यहाँ पे फिर हाइबरनेट को प्रोवाइड करेगा उस क्वेरी को जो जनरेट करी है एग्जीक्यूट करने के लिए, और फिर रिजल्ट लाके हमें रिटर्न कर देगा। सिंपल, मतलब हमें कोड, मतलब हम लोग कोड लिख ही नहीं रहे हैं, हम बस इंटेंट डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे कि होना क्या है, और बाकी काम फ्रेमवर्क खुद कर ले रहा है। ठीक है, तो जेपीए के साथ अप्रोच क्या होता है? देखो, जब आप जेपीए के साथ काम करते हो तो आपका जेपीए के साथ क्या अप्रोच होता है कि हमें ये काम करना है तो हर स्टेप हम मैनुअली लिखेंगे। ठीक है, लेकिन स्प्रिंग डेटा जेपीए के साथ क्या होता है कि हमें एक रिजल्ट चाहिए तो सिस्टम पे के ऊपर छोड़ देते हैं कि भाई सिस्टम खुद कर लेगा उसको मैनेज। ठीक है, अब आपको एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट सिनेरियो देता हूं, ठीक है, इससे पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। देता हूं एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट सिनेरियो। अब देखो, मान लो आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे कि आपका कोई पोर्टल आइडिया है, कुछ भी, मतलब एनीथिंग। ठीक है, तो बिना स्प्रिंग डेटा जेपीए के आप क्या क्या करोगे? आप डेटा एक्सेस ले यानी डाउ, आप इसको मैनुअली लिखोगे। ठीक है, फिर आपको एंटिटी मैनेजर भी हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, देन फिर आपको क्वेरीज लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, देन फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन मैनेज करने पड़ेंगे। ये सब काम तो करना ही पड़ेगा ना अगर आप जेपीए यूज कर रहे हो, ना कि स्प्रिंग डेटा जेपीए। और अगर आप स्प्रिंग डेटा जेपीए यूज कर रहे हो तो आपको सिर्फ क्या डिफाइन करना है? रेपोजिटरी इंटरफेस, सिर्फ ये डिफाइन करना है, बाकी सब काम ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएगा। और टाइम डिफरेंस भी काफी रियल है, मतलब जेपीए की अप्रोच के साथ आप 2-3 दिन का टाइम लोगे, लेकिन वही काम आप स्प्रिंग डेटा जेपीए से कुछ घंटों में खत्म कर दोगे। ठीक है, अब देखो आपको एक इंपॉर्टेंट इंसाइट देता हूं, और मां कसम आपने अगर ये लाइन इस क्वेश्चन पे जेपीए या स्प्रिंग डेटा जेपीए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आपने लाइन चिपका दी तो पक्का इंटरव्यूअर सेट हो जाएगा। तो ये लाइन है, स्प्रिंग डेटा जेपीए रिमूव्स एक्सीडेंटल कॉम्प्लेक्सिटी नॉट एसेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी। स्प्रिंग डेटा जेपीए जो है वो एक्सीडेंटल कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करता है, एसेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं रिमूव करता है। मतलब डेटाबेस लॉजिक सेम ही रहेगा, बस अननेसेसरी रिपीटेड कोड जो है, जो अननेसेसरीली रिपीट हो रहा है, उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो एक सटल और पावरफुल डिफरेंस क्या है कि जेपीए हमें कंट्रोल देता है, लेकिन स्प्रिंग डेटा जेपीए हमें प्रोडक्टिविटी देता है। जेपीए हमें क्या प्रोवाइड करता है? अब ऐसा नहीं है कि भाई जेपीए का कोई फायदा ही नहीं है या बेकार ही चीज है, नहीं नहीं, जेपीए के अपने फायदे हैं भाई। जेपीए क्या करता है? जेपीए हमें कंट्रोल प्रोवाइड करता है, और स्प्रिंग डेटा जेपीए हमें क्या प्रोवाइड करता है? प्रोडक्टिविटी। इसको बिल्कुल ऐसे समझो, जेपीए एक मैनुअल कार है और स्प्रिंग डेटा जेपीए एक ऑटोमेटिक कार है। ठीक है, मैनुअल में हमारे पास कंट्रोल रहता है, हम स्पीड के हिसाब से, हम ट्रैफिक के हिसाब से गियर शिफ्ट ऑन द स्पॉट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्प्रिंग डेटा जेपीए जो ऑटोमेटिक कार है उसमें हमारे पास उतना कंट्रोल नहीं है, लेकिन उतनी एक्सेसिबिलिटी भी है, उतनी चीजों को हमें मैनेज कम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। तो एक एक्सपीरियंस डेवलपर दोनों को बैलेंस समझता है। ठीक है, क्या करता है? कॉम्प्लेक्स क्वेरीज और परफॉर्मेंस ट्यूनिंग जब करनी है, जब हमें चाहिए क्या क्या चाहिए, जब हमें चाहिए कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, जब हमें कॉम्प्लेक्स क्वेरीज लिखनी है, प्लस हमें चाहिए परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, जब हमें ये करना है तो हम किसका यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे जेपीए का। ठीक है, और जब हमें चाहिए फास्ट डेवलपमेंट, प्लस हमें चाहिए क्लीन कोड, तो हम किसका यूज करेंगे? स्प्रिंग डेटा जेपीए का। समझ आया? अब आपको एक फाइनल अंडरस्टैंडिंग के साथ छोड़ जाता हूं। अगर आपसे कोई पूछे कि जेपीए और स्प्रिंग डेटा जेपीए में डिफरेंस क्या है, तो कॉन्फिडेंटली आप एक चीज बोल सकते हो कि जेपीए एक स्पेसिफिकेशन है जो ओआरएम का बिहेवियर डिफाइन करता है। जेपीए क्या है? जेपीए एक स्पेसिफिकेशन है जो क्या डिसाइड करता है या क्या डिफाइन करता है? ओआरएम का बिहेवियर। ठीक है, और हाइबरनेट उसका इंप्लीमेंटेशन है। इसके बीच में ये मत भूल जाना कि ये सब जो खिचड़ी जेपीए और स्प्रिंग डेटा जेपीए पका रहे हैं, ये असल में ये तो रूल है कैसे वो खिचड़ी पकेगी, लेकिन उसको बनाएगा कौन? उसको हाइबरनेट ही बनाएगा। तो हाइबरनेट इन स्पेसिफिकेशन को क्या करता है? इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, उसके बाद स्प्रिंग डेटा जेपीए इस सब के ऊपर एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर है जो जेपीए को सिंप्लीफाई करता है। ऐसा नहीं है कि स्प्रिंग डेटा जेपीए को यूज नहीं कर रहा, वो उसी को यूज कर रहा है, लेकिन उसको क्या कर दे रहा है? सिंप्लीफाई कर दे रहा है। ठीक है, और बॉयलर प्लेट कोड को हटा दे रहा है और डेवलपमेंट को फास्ट और क्लीन बना दे रहा है। बस इतना काम हो रहा है। ठीक है, तो समझ में आया जेपीए और स्प्रिंग डेटा जेपीए में क्या डिफरेंस है? और जो ये कह रहे थे कि भाई 19-20 का डिफरेंस है, तो देख लो भाई कितना डिफरेंस है। ठीक है, ये इतना सब कुछ रामायण जो मैंने लिख दिया ना यहां से लेके यहां तक, ये 19-20 के डिफरेंस के लिए नहीं लिखी, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस था इसीलिए लिखी गई है, और अलग से इसीलिए एक सेपरेट टॉपिक भी बना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।